चलिए, तो अभी हम लोग अपने कोर्स में आगे बढ़ते हैं। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा था और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर पढ़ा रहे थे मास, वेट एंड डेंसिटी। इसमें जो पहला वाला चैप्टर था जिसका नाम था फ्लूइड स्टैटिक्स, द्रव स्थितिकी, उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 देख लिया, जिसमें मैंने आपको डेंसिटी के बारे में बताया था। डेंसिटी के अलावा स्पेस में डेंसिटी क्या होती है और 2-4 मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। अब आप लोग को अगली जो हेडिंग डालनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है बच्चा। इस हेडिंग को बोलते हैं ससंजन और आसंजन बल। हिंदी में बोलते हैं ससंजन आसंजन बल, इंग्लिश बोलते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। अब ये क्या होता है, परिभाषा आपके सामने लिखी है। उससे पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें बता दूं ताकि आप इसको समझ सको। देखो ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंटेनर बना के दिखाया और मैंने आपसे कहा कि ये जो कंटेनर है सर, ये कंटेनर मेरा कांच का कंटेनर है, मतलब आप इसे ग्लास या कांच का कंटेनर मान सकते हैं। फिर मैंने इस पे क्या किया सर, मैंने इस पे लिक्विड भर लिया। सर मैंने इस पे कोई भी लिक्विड भर लिया, मान लीजिए मेरे पास ये कोई भी लिक्विड है, मैंने कोई भी द्रव भर लिया, तो कंटेनर के अंदर मैंने किसी भी तरह के कोई भी द्रव को फिल कर लिया। ये मेरा कोई द्रव है। अब आपको पता है कि इस कंटेनर के ऊपर क्या होगी सर ऊपर होगी एयर। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम लोग ससंजन और आसंजन बल को डिफाइन कर सकते हैं। बड़े ध्यान से एकदम कायदे के साथ सुनिएगा सब लोग, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि सर आपका अगर इस द्रव के अंदर बीचों बीच आप कोई बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए बीचों बीच मैंने ये कोई बिंदु ले लिया, हालांकि ये बिंदु इस द्रव का एक मॉलिक्यूल है, ये बिंदु इस द्रव का एक मॉलिक्यूल है। ये यूं कहिए कि मैंने द्रव का एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक अणु ले लिया। अब द्रव के इस अणु पर चारों तरफ से कौन फोर्स लगाएगा, सोचने वाली बात है। द्रव के इस अणु पर चारों तरफ से कौन फोर्स लगाएगा, कहना द्रव के इस अणु पर चारों तरफ से द्रव के ही अणु फोर्स लगाएंगे, मतलब द्रव के इस मॉलिक्यूल्स पर चारों तरफ से द्रव के ही मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, क्योंकि चारों तरफ तो द्रव है, समझो। तो अगर चारों तरफ द्रव है तो द्रव के इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से द्रव ही फोर्स लगाएंगे। जब एक ही परमाणु पर है समान टाइप के परमाणु फोर्स लगाते हैं, जब एक ही परमाणु के पर समान टाइप के परमाणु फोर्स लगाते हैं सर, उसे ससंजन बल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स की परिभाषा यह होती है कि एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल है। एक ही प्रकार के अणु हों, बीच में तुमने द्रव के मॉलिक्यूल माना तो चारों तरफ भी तो द्रव था। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो कहना पानी और पानी के मध्य, पानी और पानी के मध्य लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। एक ही प्रकार के अणु होने चाहिए, हवा और हवा के मध्य यानी एयर और एयर के मध्य लगने वाला आकर्षण फोर्स, कांच और कांच के मध्य लगने वाला आकर्षण फोर्स। एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। क्लियर हो रही बात सर? ठीक है, एक ही प्रकार के एटम के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल कहलाता है। अब आसंजन बल समझाइए। तो आसंजन बल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए फिर से मैंने इस द्रव का एक परमाणु या एक अणु ले लिया यहां पर। अब बताओ द्रव के इस अणु पर नीचे तरफ से कौन फोर्स लगाएंगे, कह देना नीचे तरफ से द्रव के मॉलिक्यूल्स ही फोर्स लगाएंगे, समझो बात को। तो इसको मैंने बोल दिया ससंजन बल, नीचे तरफ से द्रव के मॉलिक्यूल्स ही फोर्स लगाएंगे, सर ये मेरा हो गया ससंजन बल। लेकिन ऊपर से ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगाएंगे, सर ऊपर की तरफ से हवा के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, द्रव के इस मॉलिक्यूल पर हवा के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे, ये आसंजन बल हो गया। और आसंजन बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, इंग्लिश में बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूल जब अंदर था तो चारों तरफ से ससंजन बल बराबर रूप से, और बराबर रूप से वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ना ये स्थिर रहता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल आपने फ्री सरफेस में माना था, एकदम यहां पर माना था सर, नीचे से कोहेसिव, एक ही प्रकार के एटम में मध्य लगने वाला आकर्षण बल ससंजन बल, तो द्रव पर द्रव के फोर्स लगा रहे, द्रव के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे, नीचे कोहेसिव, ऊपर हवा लगा रहे, इसलिए एडहेसिव। सर कोहेसिव और एडहेसिव दोनों बराबर नहीं होंगे भाई, एक हमारा हवा पानी है, द्रव है, दूसरा हवा है। तो यहां ससंजन और आसंजन बल बराबर नहीं होंगे। यही रीजन है द्रव की सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं होती, या तो थोड़ा नीचे हो जाती है या तो ऊपर हो जाती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात सुनो।
मान लीजिए सर, ठीक है सर, ये आसंजन बल हो गया। आसंजन बल की परिभाषा क्या होती है? तो कहना आसंजन बल का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल आसंजन बल कहलाता है। दोनों के दोनों आकर्षण बल है, बस एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य ससंजन, विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य पानी के हवा एटम को, द्रव के एटम को हवा खींच रही, तो द्रव के एटम को हवा खींच रही है, तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हमारा क्या हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आसंजन बल। समझे कि नहीं समझे बात को बताइए। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एटम फिर से तुमने यहां पर लिया, द्रव का एटम। इस द्रव के एटम इस तरह से अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये सब ससंजन बल होंगे, है। लेकिन इसी एटम पे कांच के एटम भी फोर्स लगाएंगे सर, कांच के एटम कांच इस तरफ है, तो यह आसंजन बल हो गया। देखिए, तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ऐसा हो सकता है कि किसी एटम पे चारों तरफ से या तो सिर्फ ससंजन लगे और किसी एटम पे चारों तरफ से या ससंजन या असंजन दोनों लग सकते हैं। लेकिन सिर्फ आसंजन लगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस बात को याद रखना। क्या ऐसा कोई डायग्राम है जिसमें अणुओं पर सिर्फ आसंजन बल ही लग रहा हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप बना ही नहीं सकते, है ना। आप हवा का वाला एटम लोगे ना, हवा का मान लीजिए वाला एटम लिया, तो इस पर चारों तरफ से हवा के ही एटम फोर्स लगाएंगे। अगर हवा के एटम फोर्स लगाएंगे तो हवा के एटम के लिए यह ससंजन बल ही होगा। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि किसी भी एटम पे चारों ओर से या तो सिर्फ ससंजन बल लग सकता है और या फिर ससंजन और असंजन दोनों बल लग सकते हैं। सिर्फ आसंजन बल कभी नहीं लगता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर से मैं परिभाषा रिपीट करता हूं, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य ससंजन बल, विभिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य आसंजन बल, लेकिन दोनों के दोनों ध्यान रखना आकर्षण बल ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आकर्षण है दूसरा रिपल्सन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं मुद्दे की बात बताता हूं। मुद्दे की बात यह है कि सर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि अणुओं के मध्य ससंजन और आसंजन बल में से कौन ज्यादा है? क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होता कौन ज्यादा है कौन कम, तब तक हम आगे की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मतलब किसका अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है? तो याद रखना, जिस द्रव की डेंसिटी ज्यादा होती है सर उसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है। सर जिस द्रव की डेंसिटी ज्यादा होती है उसका अट्रैक्शन फोर्स भी ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने कहा पारा है, मैंने कहा कांच, मैंने कहा पानी, सुनना है ना सब लोग, और मैंने कहा हवा। यही तीन एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, पारा, कांच, पानी, हवा। आपको पता है इनमें से सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी? कह देना पारे की, 13,600, 13.6 × 10⁻3। ध्यान से सुनना। कांच की डेंसिटी कितनी होती है सर? 2500, मैंने पढ़ाया अभी। पानी डेंसिटी कितनी होती है? 1000 या 10⁻3। और हवा की डेंसिटी कितनी होती है? सिर्फ 1.22। सारे के सारे मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में लेना। तो मेरे कहने का अर्थ बस इतना सा है कि पारा, कांच और पानी, हवा में से पारे की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। हाँ, और पारे की डेंसिटी ज्यादा है तो पारे का आकर्षण ज्यादा होगा, है। पानी और कांच में कांच का आकर्षण ज्यादा होगा, पानी और हवा में पानी का आकर्षण ज्यादा। अर्थात यह है कि जिस द्रव की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सर उसका अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। जिस द्रव की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका अट्रैक्शन फोर्स भी उतना ज्यादा होगा। सुनिए, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इधर देखिए सर, यहां पर देखिए याले एटम में नीचे मान लीजिए द्रव को मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए द्रव मेरा पानी है। देखना ध्यान से सर, ये वाले केस में ऊपर हवा है, नीचे पानी है। तो बताइए किसका अट्रैक्शन ज्यादा? कह देना पानी की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए पानी का अट्रैक्शन ज्यादा। पानी का अट्रैक्शन ज्यादा तो इस वाले डायग्राम के लिए कोएशिव फोर्स ज्यादा होगा, एडेशिव फोर्स कम होगा। सर इधर आइए, सर याले डायग्राम में इधर पानी उधर कांच, कांच की डेंसिटी ज्यादा है सर, कांच की ज्यादा है, इसलिए देखिए यहां पर तुम्हारा एडेशिव फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि कांच की डेंसिटी ज्यादा है। तो बच्चा कांच की डेंसिटी पानी से ज्यादा है, इसलिए कांच का आकर्षण ज्यादा होगा, और कांच का आकर्षण ज्यादा होता है। यही रीजन है कि पानी जो है ना कांच की सरफेस को ढीला कर देता है। कांच की सरफेस को देखो ना, याला फोर्स ज्यादा है, एडेशिव ज्यादा है, तो कांच पानी के एटम को ऐसे चिपका लेगा, जाने ही नहीं दे रहा। आप एक ग्लास लीजिए और उस ग्लास में
उस ग्लास में ऐसे पानी भर लीजिए, और जब पानी भर लोगे और इस ग्लास को ऐसे पलटा दीजिए पूरा, पलटा देने के बाद जब ऐसे टरोगे तो उसमें भी पानी चिपटा हुआ रहेगा। क्यों चिपटा हुआ रहता है? क्योंकि कांच का अट्रैक्शन फोर्स पानी से ज्यादा है, इसीलिए कांच पानी को चिपका लेता है। और क्यों ज्यादा है? क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है कांच की पानी से। लेकिन अगर इस लिक्विड में तुमने भरा होता पारा, अगर इस लिक्विड में क्या भरा होता? पारा, और पारे को ऐसे पकड़ के ऐसे पलटा दीजिए, पलटा देने के बाद ऐसे घुमा के देखिए फिंगर को, पारा नहीं मिलेगा। पारा कांच की सरफेस को गीला नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब पारा भरोगे तो पारे की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, पारे का आकर्षण ज्यादा हो जाएगा, तो उस समय कोएसिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और जब कोएसिव फोर्स ज्यादा, कांच का आकर्षण कम, तो भैया कांच का आकर्षण कम, तो कांच कहां से गीला कर देगा? कांच कहां से गीला कर देगा? समझे ना बात को? तो जब भी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि हमारा पारा कांच को पानी कांच को गीला करता है, पारा नहीं, क्यों? आप सीधा सीधा बताइए। इसका रीजन भी कोएसिव और एडेसिव फोर्स ही होता है। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। अब इसी का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल होता है विस्कोसिटी। हिंदी में इसको बोलते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि सर श्यानता का कारण क्या होता है? तो श्यानता का कारण ये ससंजन बल ही होता है बेचारा। मैं बताता हूं श्यानता पहले होती क्या है, बड़े ध्यान से पूरा सुनिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है सर ये श्यानता के बारे में समझना, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, कैसे डिफाइन करते हैं श्यानता को। सर श्यानता की परिभाषा भी मैं बताऊंगा, ये देखिए, ये लिखिए परिभाषा, लिखिए ना। लेकिन हम लोग परिभाषा जानने से पहले उसको समझ तो ले क्या है श्यानता, ठीक है? ध्यान सुनिएगा। देखो, जब भी कभी कोई द्रव बहता है, मान लीजिए नदी में, नाले में, कहीं पर द्रव बह रहा है, तो द्रव की जो लेयर होती है ना सर, द्रव की जो लेयर होती है ना, उसकी वेलोसिटी एक समान नहीं होती। मान लीजिए ये कोई द्रव बह रहा है, और द्रव की मैंने ये लेयर बना दी। सर मैंने ये द्रव की क्या बना दी? मैंने ये द्रव की बना दी लेयर। तो जब भी कभी कोई द्रव बहता है ना, तो द्रव के बहने के लिए सभी परतों की वेलोसिटी समान नहीं होती। इस बात को हमेशा याद रखना। मान लीजिए द्रव लेफ्ट से राइट बह रहा है, तो जब द्रव बहेगा ना, तो जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे ना, ऊपर से कैसा आओगे सर? ऊपर से नीचे आओगे, तो द्रव के सभी परतों की वेलोसिटी समान नहीं होगी। द्रव के सभी परतों की वेलोसिटी समान नहीं होगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि द्रव की इस परत की वेलोसिटी ये है, नीचे आते जाओगे वेलोसिटी घटती जाएगी। द्रव के सभी परतों की वेलोसिटी समान नहीं होती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव के सभी परतों की वेलोसिटी समान नहीं होती। तो मैंने ये कहा कि जब भी कभी द्रव बहता है तो हमेशा ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होता है, और नीचे वाली परत का वेग क्या होता है? कहना, नीचे वाली परत का वेग होता है कम। मैं थोड़ा डायग्राम को और सही कर देता हूं, चलो इतने से टर्म चलाएंगे। जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होता है, नीचे वाली परत का वेग कम। चलो एक और चीज बताते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर लिए कि आपने आधार से y दूरी ऊपर, सर आधार से y दूरी ऊपर एक पट्टी मान ली, एक स्ट्रिप मान ली, एक पट्टी मान ली, और इस पट्टी को तुमने बोल दिया dy। इस पट्टी को क्या बोल दिया? dy। तो अगर इस पट्टी को dy बोला है, और पट्टी के निचली वाली जो लेयर है, यानी ये लेयर, इस लेयर की वेलोसिटी को u बोला, तो इस वाली लेयर की वेलोसिटी को थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा, u प्लस du, थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो जब भी कभी कोई द्रव बहता है तो हमेशा ऊपर वाली परत का वेग ज्यादा होता है, नीचे वाली परत का वेग कम होता है। मैं इस पट्टी को अगर अलग से निकालते दिखाऊं तो ये पट्टी कुछ ऐसे निकल के आएगी बाहर, सर ये पट्टी थोड़ा ऐसे निकल के आएगी बाहर, ऐसे निकल के आएगी बाहर। ये मोटाई बताइए कितनी है? सर ये मोटाई कितनी है? सर ये मोटाई है dy। निचले वाले परत की वेलोसिटी u, ऊपर वाले परत की वेलोसिटी du, है ना? अब प्रोफाइल तुम्हारी कैसी थी? प्रोफाइल ऐसी थी, ऐसे कुछ। हालांकि प्रोफाइल तुमसे पूछी जाती है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होती, ये पैराबोला होती है। ये प्रोफाइल पूछी जाती है तो इस प्रोफाइल को क्या बताना है? पैराबोला। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो यहां क्यों स्ट्रेट लाइन बनाया सर? इसलिए स्ट्रेट लाइन बनाया क्योंकि पट्टी बहुत छोटी है। अगर ये पट्टी बहुत छोटी हो जाएगी मेरे भाई,
अगर ये पट्टी बहुत छोटी हो जाएगी, बहुत पतली हो जाएगी, तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन को हम कर्व ना मान के क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना के इस तरीके से ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ध्यान से सुनते रहना, इस तरह से ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। ये ट्रायंगल का बड़ा रोल पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये प्रोफाइल एक पैराबोला होगी और इस प्रोफाइल का नाम भी होता है, इसे बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। इसे क्या बोला जाता है सर, इसे बोला जाता है वेलोसिटी प्रोफाइल। तो तुमसे कई बार क्वेश्चन आएगा कि जब कोई द्रव बहता है तो उसकी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है, आप बताइए। पैराबोला होती है। कैसी होती है, पैराबोला होती है, ठीक है। अब सुनो, मैं पूरी परिभाषा देता हूं कि जब कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से ज्यादा होता है, जिससे दोनों परतों के मध्य एक ऐसा फोर्स काम करता है, एक ऐसा स्पर्श रेखी बल काम करता है जो दोनों के बीच होने वाले सापेक्ष गति का विरोध करेगा। और उसी घटना को श्यानता कहते हैं। और श्यानता के कारण जो पीछे की ओर बल आता है जो इस सापेक्ष गति का विरोध करेगा, सर उसे श्यान बल कहते हैं। सर सापेक्ष गति हो रही है क्या, बिल्कुल। देखो नीचे वाली परत का वेग u, ऊपर वाली परत का वेग u प्लस डी यू। अब देखो ऊपर वाली परत u प्लस डी यू से जाना चाहती है, नीचे वाली परत वेलोसिटी u से जाना चाहती है। एक तेज भागना चाहती है, दूसरी धीमे, एक तेज दूसरी धीमे। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं बीच में पानी भरा है, तो दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। हाँ, तो नीचे वाली ऊपर वाली को कहेगी थोड़ा धीमे चलो भैया, और ऊपर वाली नीचे वाली को थोड़ा तेज करना चाहेगी, अर्थात इनके सापेक्ष गति का विरोध होगा। तो जब दोनों परतों के मध्य सापेक्ष गति होगी तो इन सापेक्ष गति का एक विरोध होगा, और विरोध करने वाला बल होता है श्यान बल, और यह घटना कहलाती है श्यानता। परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है कि जब कोई द्रव बहता है, देख लीजिए, तो ऊपर वाली परत का वेग, ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से ज्यादा होता है। इस प्रकार बहते हुए द्रव में किन्हीं दो परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल, ये घर्षण बल, ये श्यान बल कहलाता है, और इस घटना को श्यानता कहते हैं। अब ये घर्षण बल जो है ना, ये घर्षण बल विरोध किसका करता है, तो कह देना ये घर्षण बल विरोध किसका करता है, तो कहना उत्पन्न होने वाला ये घर्षण बल किसका विरोध करता है, तो कहना ये विरोध करता है दोनों परतों के मध्य सापेक्ष गति का, सापेक्ष गति का रिलेटिव मोशन का विरोध करता है। तो जब जब रिलेटिव मोशन होगा, जब जब रिलेटिव मोशन होगा, तब तब कह सकते हो श्यान बल आएगा, श्यानता आएगी, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। थोड़ा सा ये ट्रायंगल के बारे में बताइए, ये ट्रायंगल का क्या लोचा है, मैं बताता हूं। ट्रायंगल में हम लोग को क्या करना है, ये वाला एंगल, इतने एंगल को हम लोगों को मानना है थीटा। फिर यहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। कहना ये लंबाई u है, ये पूरी लंबाई u प्लस डी यू है, तो ये एक्स्ट्रा कितना हो गया सर, एक्स्ट्रा हो गया डी यू। ये कितना हो जाएगा पट्टी की मोटाई dy, यहां से यहां तक। तो आप कह सकते हो कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना हो जाएगा du, आधार कितना dy, du अपॉन dy। tan थीटा बराबर du अपॉन dy। tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, tan थीटा को बोला जाता है स्लोप। यही रीजन है कि du अपॉन dy का भी एक नाम होता है बच्चा। du अपॉन dy को हम लोग वेलोसिटी स्लोप या वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। हिंदी में भी लिखेंगे सब लोग, वेग प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब स्लोप होता है ना, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, इंग्लिश में बोला जाता है इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सब लोग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। सर इसका मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मेरे पास जगह की थोड़ा सा कमी है, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं। मैंने बता दिया क्या बोलते हैं, मैं मात्रक लिख देता हूं। तो du मीटर पर सेकेंड बटे मीटर। तो वेलोसिटी स्लोप या वेग प्रवणता का कोई मात्रक पूछे, यूनिट पूछे, तो 1 अपॉन सेकेंड डायरेक्ट आता है। कैसे आता है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो जब जब ये वेग प्रवणता रहेगा, यानी ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेगा, तब तक रिलेटिव मोशन होगा, और जब जब रिलेटिव मोशन होगा तब तक श्यानता आएगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो डायग्राम बनाया ना आपने सर, इस वाले डायग्राम में सापेक्ष गति हो रही है, यानी रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन हो रहा
तो बताइए क्या आएगा सर, श्यानता आएगी। और जहां जहां श्यानता आएगी वहां वहां क्या आएगा सर, वहां वहां आएगा श्यान बल यानी विस्टस फोर्स भी आएगा। बोल सकते, ठीक है सर, वेरी गुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि जानबूझ के ये जो प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल ऐसे बना देता है। कई बार क्या होता है कि जानबूझ के ये प्रोफाइल को ऐसे बना देता है, कई बार जानबूझ के इस प्रोफाइल को ऐसा बना देता है, जानबूझ के ऐसा बना देता है। बताइए, अगर मैंने ये प्रोफाइल बना दी, मान लो एग्जाम में आ गया ये प्रोफाइल बनी है वेलोसिटी प्रोफाइल, जबकि एक्चुअल में ये नहीं होती, ये आइडियल थ्रॉटल होती है, ये एक्चुअल में नहीं होती। मतलब आप कह सकते हो कि ये प्रोफाइल जो है ना, ये प्रोफाइल एक्चुअल है, जिसको आप रियल भी कह सकते हो। और ये प्रोफाइल कैसी है सर, ये प्रोफाइल है आइडियल, ये प्रोफाइल आइडियल। तो आप मुझे बताइए, अगर ये प्रोफाइल है तो इस प्रोफाइल से साफ साफ पता चल रहा है कि सभी परतों की वेलोसिटी समान है। इसका मतलब रिलेटिव मोशन जो है, सापेक्ष गति जो है वो नहीं है। और सापेक्ष गति नहीं है तो इसका मतलब बताइए क्या नहीं होगा सर, श्यानता नहीं होगी। और श्यानता नहीं होगी तो इसका मतलब यहां पर श्यान बल भी नहीं होगा, श्यान बल भी नहीं होगा, अर्थात श्यान बल 0 होगा। ठीक है, तो दोनों प्रोफाइल सबको समझ आ रही है ना। अब यहां पर आप लोगों को 2 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। पहला फॉर्मूला सुनिए, जब भी कभी श्यानता की घटना आती है ना, तो दोनों परतों के मध्य एक स्ट्रेस यानी एक प्रतिबल आ जाता है, उसे बोलते हैं शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल। शियर स्ट्रेस हिंदी में बोलेंगे कर्तन प्रतिबल। तो एक तो पता करना पड़ेगा कि भाई कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस कितना आता है। जहां कहीं रिलेटिव मोशन होता है वहां कहीं हमेशा एक कर्तन प्रतिबल शियर स्ट्रेस आता है। शियर स्ट्रेस निकालने के बाद आपको विस्कस फोर्स यानी श्यान बल भी बताना पड़ेगा। कि बताइए श्यान बल क्या होता है। मैं हिंदी में भी लिख देता हूं इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। और याद रखना, अगर बात करते हैं विस्कस फोर्स, सर इसे हिंदी में बोला जाता है श्यान बल। श्यान बल बताइए कितना होता है। ओके, तो सब लोग एकदम कायदे के साथ समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो 2 परतों के मध्य जहां जहां श्यानता आएगी वहां वहां एक शियर स्ट्रेस टाउ आता है। और टाउ निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। टाउ बराबर फॉर्मूला होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। ये हमारे टाउ निकालने का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स ये फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारे कर्तन प्रतिबल निकालने का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है तुम्हारे कर्तन प्रतिबल निकालने का, याद रखिएगा। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले में हम लोगों ने एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, किसका मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया का, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई और इंटू कर्तन प्रतिबल का एरिया ले लिया, मतलब शियर करने वाला एरिया ले लिया, तो ये तुम्हारा बन जाता है विस्कस फोर्स। हिंदी में इसको बोलते हैं श्यान बल। श्यान बल। अब देखो कई बार एग्जामों में पूछ लेता है ये बात, कहता है ऐसे पूछता है, कहता है कि श्यान बल किन किन चीजों पर निर्भर करता है। कहना श्यान बल निर्भर करता है एरिया पर, उसकी म्यू पर और डी यू अपॉन डी वाई यानी वेलोसिटी स्लोप या वेग प्रवणता पे। लेकिन कर्तन प्रतिबल किस पर निर्भर करता है सर, कर्तन प्रतिबल सिर्फ और सिर्फ वेग प्रवणता और देख लो म्यू पर निर्भर करता है। ठीक है सर, बार बार आप ये म्यू बोल रहे हैं, म्यू है क्या, तो कहना म्यू टू बोलते हैं श्यानता गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अगर मैं म्यू की बात करता हूं कि बताइए म्यू को क्या कहते हैं, कहना म्यू टू बोलते हैं श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इस म्यू का मात्रक भी तुमसे कई बार पूछता है, तो मैं म्यू का मात्रक भी बता देता हूं, म्यू का मात्रक कितना होता है। तो अगर फोर्स को हम न्यूटन लिखते हैं, फोर्स को क्या लिखते हैं न्यूटन, डी यू अपॉन डी वाई को 1/सेकेंड, एरिया को मीटर स्क्वायर, तो ये फाइनली बन जाता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, म्यू जिसको आप श्यानता गुणांक कहते हैं सर, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब इसका मात्रक भी, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे का और पॉइंट सुनिए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने शियर स्ट्रेस समझा, आपने विस्कस फोर्स समझा, फिर आपने ये भी देखा कि भाई म्यू क्या है, श्यानता या श्यानता गुणांक बोलते हैं। लेकिन अभी आगे की कहानी खत्म नहीं हुई। सर म्यू का मान कब आएगा, श्यानता गुणांक कब आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, रिलेटिव मोशन नहीं था, मोशन श्यानता नहीं थी, श्यान बल 0। इस कंडीशन के लिए हमेशा म्यू का मान 0 होता है।
ध्यान रखना। इस कंडीशन के लिए श्यानता हमेशा जीरो होती है, और इस कंडीशन के लिए फिर विस्कस फोर्स भी जीरो होता है, और इस कंडीशन के लिए शियर स्ट्रेस भी जीरो होता है। हाँ सर, ये कंडीशन में एक्चुअल में सर इसमें म्यू का मान जीरो नहीं होता सर, इसमें जो है टाउ जीरो नहीं होता, और इसमें ना ही जो है विस्कस फोर्स जीरो होता है, ये सब जीरो नहीं हो रहा। तो अगर इन दोनों की कंपैरिजन से क्वेश्चन बनता है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो चलो हमने म्यू को बारे में समझ लिया, अभी खेला खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये मैंने बेसिक बातें बताई जो आपको जानना जरूरी थी, ठीक है। अब आगे आइए, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर कॉपी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। और मैं एक और बात बता दूं, ये जो टाउ बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई है ना, हाँ सर इसी को हम लोग एक नियम से भी जानते हैं, न्यूटन का श्यानता नियम। तो ध्यान रखना, कोई पूछे न्यूटन का श्यानता नियम क्या है, कहना न्यूटन का श्यानता नियम है टाउ बराबर म्यू डी अपॉन डी वाई। टाउ क्या है, कह देना टाउ है शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे विस्कस फोर्स पता चल जाएगा। अब इसके न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं आते, इतने से ये क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। जिसके आते हैं मैं उसके सॉल्व कराऊंगा। मैंने अभी डेफिनेशन भी आपको पढ़ के बताई। डेफिनेशन क्या कहती है कि जब कोई द्रव बहता है तो ऊपर वाली परत का वेग नीचे वाली परत के वेग से अधिक होता है। इस प्रकार द्रव के किन्हीं दो परतों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, और इसी को श्यानता कहते हैं। मैंने कहा श्यान बल हमेशा तब आता है जब सापेक्ष गति होगी और आने वाला श्यान बल सापेक्ष गति का विरोध करता है। अब यहीं पर मैं आपको तीन बातें और बताता हूं। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, और या फिर चाहे गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, या फिर गैस हो, बच्चा इन सभी में घर्षण होता है, इन सभी में घर्षण होता है, और इन सभी में सापेक्ष गति हो सकती है। तो ठोसों के बीच, ठोसों में जब घर्षण आता है तो ध्यान रखना उसे सिर्फ घर्षण से नाम देते हैं। द्रव में आने वाले घर्षण को श्यानता कहते हैं, द्रव में आने वाले घर्षण को श्यानता कहते हैं। और गैस की बात करते हैं तो गैस में आने वाले घर्षण को ड्रैग फोर्स कहते हैं। ध्यान रखना, द्रव में आने वाले घर्षण को ड्रैग फोर्स कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट कई बार पूछा जाता है। मैं इसका एग्जाम्पल भी यहीं पर बता देता हूं कि द्रव में श्यानता का एग्जाम्पल क्या है, श्यानता के उदाहरण। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए श्यानता के उदाहरण या श्यानता के एग्जाम्पल क्या है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताओ सर श्यानता के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल ही पर्याप्त है, इसी से आप सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखो, जहां कहीं भी द्रव बह रहा होगा और वो द्रव किसी वजह से बहते बहते रुक जाएगा, समझ जाना वहां श्यानता है। मैं एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे कि आप किसी टंकी में पानी भर लो और उसे चम्मच की सहायता से ऐसे हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, फिर देखिए एक समय बाद वो अपने आप रुक जाता है बच्चा। हाँ सर, वो अपने आप किसकी वजह से रुकता है, श्यानता की वजह से। दूध बहते बहते थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बहेगा, लेकिन थोड़ा सा बहते बहते कहीं जाके रुक जाता है। तो जब भी कभी कोई द्रव जो पहले मोशन में था फिर वो थोड़ी देर बाद रुक जाए, वो सारा का सारा एग्जाम्पल किस के कारण होता है सर, वो सारा का सारा एग्जाम्पल श्यानता के कारण होता है। घर्षण की वजह से रुक जाता है ना वो, है ना, याद रखिएगा। ओके, अब इसके बाद और कुछ बातें सुनो, नोट करके कुछ पॉइंट लिखा है, ध्यान से सुनते रहना सब लोग। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से एकदम सुनिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आप मुझे ये बताओ श्यानता का अर्थ क्या होता है। तो कहना श्यानता का जो अर्थ होता है वो होता है गाढ़ापन। मतलब सर, मतलब ये कि जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी सर, वो लिक्विड उतना ज्यादा गाढ़ा होगा, और जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा सर उसकी श्यानता उतनी ज्यादा होगी। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन, जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी श्यानता ज्यादा होगी। अर्थात आप कह सकते हो कि गाढ़ा लिक्विड में से सबसे ज्यादा डेंसिटी पारे की होती है, पारे से कम डेंसिटी पानी की होती है, पानी से कम डेंसिटी तेल की होती है, और तेल से कम डेंसिटी पेट्रोल की होती है। डेंसिटी मैंने पहले भी कहा था, याद कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टर्म है।
पारेटी 13,600, पानी टी 8,000, तेल टी 850, पेट्रोल टी 750। सर जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी सर उसकी श्यानता भी उतनी ज्यादा होगी। इस बात को याद रखेंगे, उस बात को याद रखेंगे। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि डेंसिटी ज्यादा होने से, जिस द्रव की डेंसिटी ज्यादा होने से सर उसकी बताइए क्या चीज ज्यादा हो जाएगी, सर उसकी श्यानता भी ज्यादा होगी। कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्केट में जो सिरप आते हैं, सिरप वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, पूछा जाएगा कि सिरप और पानी में से किसकी श्यानता ज्यादा है। तो सिरप और पानी में से याद रखना सिरप की श्यानता ज्यादा होती है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है ना। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा सर उसी की श्यानता ज्यादा होगी। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए सर वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए सर। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मुझे सर सबसे पहले ये बताओ द्रव में श्यानता का रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है। तो जब भी कभी आपसे द्रव में पूछा जाएगा कि लिक्विड में बताइए श्यानता का कारण क्या होता है, द्रव में या फिर इन लिक्विड लिख देता हूं मैं, इन लिक्विड, लिक्विड में बताइए श्यानता का कारण क्या होता है, और फिर बताइए इन गैस, गैस में बताइए श्यानता का कारण क्या होता है। दोनों में बताइए, लिक्विड में भी बताइए और गैस में भी बताइए श्यानता का कारण क्या होता है। तो जब भी कभी लिक्विड में पूछा जाए कि बताइए लिक्विड में श्यानता का कारण क्या होता है, कहना लिक्विड में श्यानता का कारण होता है ससंजन बल, इंग्लिश से बोलते हैं कोइसिव फोर्स। ससंजन बल यानी इंग्लिश से बोलते हैं कोइसिव फोर्स। भाई देखो ससंजन बल जितना ज्यादा पास पास होगा अणु सर उतने ज्यादा ससंजन बल लगेगा, और ज्यादा ससंजन बल की वजह से वो चलने का विरोध भी कर सकता है। तो लिक्विड में श्यानता का जो कारण है, रीजन है, तो कहना लिक्विड में श्यानता का कारण होता है कोइसिव फोर्स। वेरी गुड। बताइए गैसों में श्यानता का कारण क्या होता है। मैंने आपसे पूछा गैसों में बताइए श्यानता का कारण क्या होता है। तो बच्चा गैसों में श्यानता का कारण होता है आणविक टक्कर। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज, मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। हिंदी वाले बस इतना ही लिख लीजिए आणविक टक्कर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना। आणविक टक्कर, चाहे तो मैं इसका भी हिंदी नाम लिख दे रहा हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं सर, इसी हिंदी में बोलते हैं ससंजन बल, ससंजन बल। तो श्यानता आप ये कहने वाले हैं कि लिक्विड और गैस दोनों में पाई जाती है। एग्जैक्टली बिल्कुल पाई जाती है, बस अंतर ये होता है कि लिक्विड में श्यानता का कारण कोइसिव फोर्स होता है, गैसों में आणविक टक्कर या मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि टेम्परेचर को बढ़ाने से बताइए श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाने से बताइए श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब भी कभी तुमसे बोला जाए कि टेम्परेचर को बढ़ाने से बताइए श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कहना सर जब लिक्विड में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, और मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो ससंजन बल कम होगा, और ससंजन बल कम होगा तो श्यानता का मान अर्थात म्यू का मान कम हो जाएगा। अरे सोचो टेम्परेचर बढ़ाया, कोइसिव फोर्स क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, और दूर दूर हो जाए ससंजन बल कम हो जाएगा, श्यानता कम हो जाएगी। लेकिन गैसों में क्या होता है, गैसों में जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लीजिए गैस में आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो गैसों में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, उसकी टक्कर यानी उसकी स्पीड तेज हो जाती है। स्पीड तेज हो जाएगी तो एक दूसरे से टकराने की संभावना बढ़ जाती है, और आणविक टक्कर बढ़ जाती है। आणविक टक्कर बढ़ जाने से श्यानता बढ़ जाती है। तो लिक्विड में टेम्परेचर का प्रभाव अलग होता है, गैसों में टेम्परेचर का प्रभाव अलग होता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। इसी बात को हम लोग एक ग्राफ में दिखाएंगे बच्चा। ग्राफ में मैंने क्या किया है सर, एक्स एक्सिस में मैंने ले लिया टेम्परेचर, वाई एक्सिस में ले लिया मैंने श्यानता म्यू। ठीक है, ध्यान से सुनना एकदम के साथ। सर इधर देखिए मैंने यहां दो कर्व बनाए, एक ऐसा एक ऐसा। आप मुझे बता सकते हो दोनों में से कौन सा कर्व लिक्विड के लिए है, कौन सा कर्व गैस के लिए है। तो कहना ऊपर वाले में देखो सर, ऊपर वाले में टेम्परेचर जब बढ़ा रहे हैं तो श्यानता घट रही है। नीचे वाले में देखिए सर, नीचे वाले में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो श्यानता बढ़ रही है। अर्थात ऊपर वाला लिक्विड के लिए है जबकि नीचे वाला किसके लिए है, गैस के लिए। तो कई बार इस चीज को ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके पूछा जाता है। ठीक है, 1 2 3 पॉइंट हो रहे श्यानता के बारे में, और एक चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
वो है यूनिट ऑफ म्यू, म्यू के मात्रक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ म्यू। क्योंकि श्यानता के मात्रक से हमेशा सवाल बनता है, हमेशा प्रश्न बनता है, बस सुनते जाइए रहा। तो भाई श्यानता के हमें 3 मात्रक याद करने हैं, एक MTS, एक SI और एक CGS। बच्चा 3 मात्रक होते हैं श्यानता के, 3 मात्रक मतलब पूछे जाते हैं एग्जाम में। याद करो, मैंने अभी श्यानता का SI मात्रक तो आपको बताया कि श्यानता का SI मात्रक क्या होता है। ये देखिए श्यानता का SI मात्रक, ये श्यानता गुणांक का न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कैसे निकला, मैं निकाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये न्यूटन है, 1/सेकेंड, एरिया नीचे आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बच्चा ये मात्रक होता है इसका SI मात्रक। तो याद रखना श्यानता का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, ये होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं इसका CGS मात्रक बताइए कितना होगा, कहना अगर CGS मात्रक बनाना है तो न्यूटन की जगह सर डाइन कर दीजिए, सेकेंड तो वैसे ही रहेगा, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए। MKS मात्रक बनाना है तो न्यूटन की जगह किलोग्राम फोर्स कर दीजिए, सेकेंड वैसे ही रहेगा और नीचे मीटर स्क्वायर कर दीजिए। तो श्यानता गुणांक के MKS मात्रक, SI मात्रक, CGS मात्रक, कुछ भी मात्रक बनाना हो, सारे के सारे मात्रक आपके पास है, आप इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ 1-2 नाम आपको और याद करने पड़ेंगे, मैं बताता हूं। देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कह सकते हैं, इसीलिए इस मात्रक को हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं, कई बार ये भी सुना होगा आपने। बट ये SI मात्रक होता है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पूरे मात्रक को हम एक नाम से जानते हैं, पॉइज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पॉइज के नाम से। और कई बार तुमसे ये क्वेश्चन आता है कि 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू कितना पॉइज, ऐसा क्वेश्चन आता है। निकाल पाओगे, बताइए 1 पास्कल सेकेंड में कितना पॉइज होता है, ये निकाल पाओगे क्या? ना निकला है सर, क्या दिक्कत है? देखो, न्यूटन को डाइन बनाओ 10⁵ ऊपर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बनाओ सर 10⁴ नीचे, 10⁵ ऊपर 10⁴ नीचे, कैंसिल हो जाएगा सर, कितना आ जाएगा? 10 पॉइज आ जाएगा। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन आता है कि 1 पास्कल सेकेंड में कितना पॉइज, कह देना 10 पॉइज। बताइए, एक क्वेश्चन और आएगा, 1 किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा? बताइए। 1 किलोग्राम फोर्स थोड़ा बड़ा लिख गया, इस तरह मैं और राइटिंग बना के लिखता हूं बढ़िया एकदम अच्छी ताकि आपको समझ में आए। सवाल ये था कि 1 किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कितना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। कहना ये भी आसान है सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, सब कुछ सेम है, बस किलोग्राम फोर्स को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर बना लो, न्यूटन बना लो। तो 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन, इसीलिए इसका मान आ जाएगा 9.81 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि बाकी सब तो सेम है, हमने किलोग्राम फोर्स को न्यूटन बना दिया और 1 किलोग्राम फोर्स में 9.81 न्यूटन होता है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि 1 किलोग्राम फोर्स सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पॉइज, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है। कितना पॉइज कैसे बनेगा? कहना किलोग्राम फोर्स को न्यूटन सेकेंड बनाया है 9.81, न्यूटन सेकेंड को पॉइज बनाया था 10, तो 10 और 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आंसर आ जाएगा 98.8। तो इनमें से कोई भी आपसे पात्र पूछा जाए, आपको बस बताना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए कि हाँ हमारा ये कैसे। बताइए, बात सबको क्लियर है ना? तो ये फाइनली कह सकते हो ओवरऑल हमारा किसके बारे में था सर, ये विस्कोसिटी के बारे में था। जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए, ये सारे के सारे पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये हेडिंग है सरफेस टेंशन, थोड़ा सा बड़ा है, छोटा नहीं है, हमें डिटेल में पढ़ रहा है। मैं फिर से बता दूं, हम लोग यहाँ जो भी कंटेंट पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहा है, मतलब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब ये कोर्स कंप्लीट होगा ना, तो अगर 1 करोड़ बच्चा फॉर्म भरे तो सबके पास ये कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये कंटेंट देख लीजिए ना, मैं 90 घंटे से ऊपर बना रहा हूँ,
और सिंगल ऐसा पॉइंट, सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो स्टैंडर्ड से बाहर जाएगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसकी PDF बगल में मिलेगी, रेटिंग जरूर कर दीजिएगा सब लोग। थैंक यू वेरी मच।